देखो, लास्ट वेडनेसडे को हमने ग्रेविटेशन चैप्टर देखा था 11th का। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? केप्लर्स के लॉ देखे। सबसे पहले तो ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ तो हमें पता ही है। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा। देन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ अंदर जा रहा है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। और उसके बाद हमने अर्थ के शेप के कारण ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना बदलेगा हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी देखी। किपलर्स के लॉ देखे। इसमें एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट, विच इज द सैटेलाइट मोशन। ठीक है, सैटेलाइट मोशन के बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है, आज 11 का टॉपिक्स जो है वो हम कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में अभी हम सैटेलाइट मोशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या कंप्लीट करेंगे, तुम्हें सेंटर ऑफ मास चैप्टर भी है 11 का, उसमें क्या है, कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, ये वाला टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट है। तो वाला पोर्शन जो है आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे और यहाँ पे सैटेलाइट मोशन क्या है। ठीक है, सैटेलाइट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के अराउंड, उसे क्या बोला जाता है, अर्थ का सैटेलाइट। देयर आर ओनली वन नेचुरली ऑकरिंग सैटेलाइट, दैट इज मून। वो नर के अराउंड गोल 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 घूमता है, रिवॉल्व करता है, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट। उसके बाद हम बहुत सारे सैटेलाइट्स, इंडिया हो, अलग अलग कंट्री है, सैटेलाइट अपने पर्पज के लिए लॉन्च कर रहे हैं और वो सैटेलाइट उसके अराउंड घूम रहे, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है दैट इज सैटेलाइट। ओके, तो सबसे पहले अभी हमें क्या देखना है, इसके वेलोसिटी पहले पढ़ लेंगे। व्हाट इज मीन बाय escape वेलोसिटी? यहाँ पे मैं फॉर्मूले डिराइव नहीं करूंगी, सीधा सीधा फॉर्मूला बताऊंगी, वैल्यू बताऊंगी, आपको याद रखना है। इसके वेलोसिटी क्या होता है, जैसे मान लो अर्थ सरफेस के ऊपर हमारा सैटेलाइट रखा हुआ है, उसको अगर हम लॉन्च करेंगे, अगर उसको हम लॉन्च करेंगे इस तरीके से, अर्थ सरफेस है, उस सैटेलाइट को अगर लॉन्च किया, सर्टन हाइट तक गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। वो वहां जाके रुक गया तो नीचे आ जाएगा। तो चीज वैसे से ऊपर फेंक रहे, इतना गया फिर वापस आ जाएगा, इतना गया फिर वापस आ जाएगा। समझ में ये चीज है, अभी गोल नहीं घूम रहा है उसको। वो अगर वो जैसे अर्थ के अराउंड सर्कुलर गोल गोल घूमता है, उसकी स्टेप्स अलग है, मतलब वो अलग पार्ट है, बताऊंगी मैं किस तरीके से सर्कुलर में घूमता है, क्या प्रोसेस होती है। अभी तो बस इतना समझो कि अर्थ सरफेस से उसको लॉन्च किया, कुछ एच हाइट तक गया, उसके बाद नीचे आ जाएगा। व्हाट इज मीन बाय एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि इतने वेलोसिटी से फेंको कि वापस आना ही नहीं चाहिए, इतने वेलोसिटी से फेंको कि वो वापस आना ही नहीं चाहिए, उसे क्या बोला जाता है, एस्केप वेलोसिटी। तो अर्थ सरफेस से अगर फेंक रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, एस्केप वेलोसिटी जो है,
अर्थ सरफेस, इसके वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से अगर तुम अर्थ सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला जाएगा। वापस नहीं आने का मतलब है ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चले जाना। ये वापस क्यों आता है? अगर किसी वेलोसिटी से फेंको और वो वेलोसिटी 11.2 से कम रहेगी तो वापस क्यों आता है? बिकॉज वो अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड उसको वापस अपनी तरफ खींच लेती है। वापस नहीं जाना है मतलब उसको ग्रेविटेशन फील्ड से दूर फेंकना है, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड से दूर जाना है, मतलब इन्फिनिटी पे जाना है। व्हाट इज मीन बाय इन्फिनिटी? यहाँ पे मैं इन्फिनिटी किसको बोल रही हूँ? इन्फिनिटी तो डिफाइन नहीं होती है कि यार यहाँ पे डिफाइन ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है। डिफाइन तो नहीं हो पाती कि ये इन्फिनिटी एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारे लिए इन्फिनिटी का मतलब है कि ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला गया। तो इसलिए हम उसको बोलते समय बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे चला गया। एक्चुअली इन्फिनिटी पे जाना मतलब उस पर्टिकुलर प्लैनेट के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाना। तो कितने वेलोसिटी से फेंकेंगे? 11.2। और जनरली उसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? Gm/r, 2 Gm/r। समझ में आई चीज है? 2 Gm/r। क्लियर हुई चीज है? जी ग्रेविटेशन, आर उस प्लैनेट का रेडियस, एम क्या है यहाँ पे? उस प्लैनेट का मास। अर्थ के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है? इतनी। आगे बढ़ते हैं, सैटेलाइट की तरफ आते हैं। तो जनरली दो टाइप के सैटेलाइट अभी मैं बता रही हूँ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और यहाँ पे पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट मतलब क्या होता है? जो पोल के अराउंड घूमते हैं, पोल कवर करते हैं, नॉर्थ साउथ पोल कवर करते हैं। जैसे हमारा जो ये है कौन, हमारी जो अर्थ है, अर्थ कैसे घूमती है? अर्थ हमारी रोटेट करती है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन घूमती है। और यहाँ पे पोलर जो है वो कैसे घूमते हैं? यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पोलर सैटेलाइट। उनका यूज है वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, उनका जो घूमने का पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है? एक पूरा वन कंप्लीट रोटेशन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, चक्कर मारने के लिए, पूरा एक कंप्लीट चक्कर मारने के लिए उन्हें कितना वक्त लगता है? ठीक है, दैट इज नथिंग बट क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो उसका कितना होता है? 87 मिनट को 85 मिनट कुछ होता है, मतलब दिन में 16 बार घूम लेता है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोलर सैटेलाइट हो गए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब क्या? कि वो अर्थ के साथ साथ ही रोटेट करते, जैसे जैसे अर्थ घूमती है वैसे वैसे उसके साथ घूमते हैं। मतलब अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है रिवोल्यूशन का? पूरा रिवोल्यूशन का अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे? खुद के अराउंड है यहाँ पे 24 आवर। और ये अर्थ के साथ साथ ही रिवॉल्व हो रहा है ना, तो इट्स अपियर स्टेशनरी टू अस। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना था? 24 आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये सैटेलाइट कैसे घूमता है? होता क्या है देखो, रॉकेट की मदद से इस तरीके से अर्थ है हमारी, यहाँ पे हमारे पास रॉकेट है। देयर आर द टू स्टेज रॉकेट। हाँ, टू स्टेज रॉकेट है इस तरीके से, और ऊपर सैटेलाइट है। टू स्टेज, पहला स्टेज तो यूज होता है, उसको कुछ डिजायर्ड हाइट तक हम लेके गए, सैटेलाइट को कुछ एच हाइट तक लेके जाना है। मान लो कुछ मैंने एच इज इक्वल टू कुछ 1000 किलोमीटर पे मैं उसको लेके गई। अर्थ सरफेस 1000 किलोमीटर पे मैं उस सैटेलाइट को लेके चली गई, 1000 किलोमीटर पे लेके चली गई, यहाँ तक मेरा पहुंच गया। तो स्टेज वन का काम होता है उसको डिजायर हाइट तक लेके जाना। तो उसके अंदर प्रोग्राम होता है सैटेलाइट के अंदर, तो वो उसको क्या कर, रॉकेट के अंदर तो उसको इस तरीके से हॉरिजेंटली घुमाता है। ओके, फंक्शन यार मशीन लगाए हुए उस तरीके से चीजें होती, क्या कैसे क्यों किस तरीके से किस प्रोग्राम से घुमाता है उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे घूम गया वो। ठीक है, घूमने के बाद ये उसको हम देते हैं वेलोसिटी। क्या देते हैं? हॉरिजेंटल वेलोसिटी। और यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी, और इस तरफ उसको क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन फील्ड लग रही है। ग्रेविटेशन फील्ड इस तरफ लग रही है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। हाँ, तो उसके कारण जो है वो इस तरीके से गोल घूम जाता है। इस तरीके से वो अर्थ के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो ये जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो हमने कितनी देनी चाहिए कि वो गोल घूमेगा? दैट इज उसके अराउंड गोल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। देखो,
हमारे जो सैटेलाइट है वो घूमते कैसे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूमते, देखो ऐसे भी घूमते हैं, ऐसे भी घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट भी होता है, और कंप्लीट ऐसा वन सर्कल भी होता है। तो कितने वेलोसिटी से उसको फेंकेंगे, तो पूरा सर्कुलर ऑर्बिट होगा। पर्टिकुलर सैटेलाइट को एच हाइट पे ले जाने के बाद कितनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी, अगर हमने हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी, पर्टिकुलर सैटेलाइट को एच हाइट पे ले जाने के बाद उसको हमने हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी, और उस हॉरिजेंटल वेलोसिटी देने के बाद अगर उसने सर्क्यूलर ऑर्बिट पकड़ी है, मतलब अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उस वेलोसिटी को बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का √GM/R+H होता है, एच हाइट पे जाने के बाद। या फिर दूसरा फॉर्मूला है V = √GH/R+H। GH क्या है, उस पर्टिकुलर एच हाइट पे ग्रेविटी कितनी है, सरफेस पे तो G है ना, पर सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते जाते G की वैल्यू तो चेंज होती है, कम होती है, तो वो उस हाइट पे है। तो इस तरीके से समझ में ये चीज है, क्रिटिकल वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, इतने वेलोसिटी से दिए तो वो सर्कुलर मोशन, सर्क्यूलर पाथ में घूमेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। अब इस प्रिसाइज करते हैं, अगर मेरी हॉरिजेंटल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कम है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट रहेगा। ओके, छोटा इलिप्स कवर करेगा वो। जैसे ड्रॉ करके बताओ क्या यहाँ पे, इस तरीके से। जैसे मान लो ये मेरी अर्थ है यहाँ पे, ओके, और इसको मैं इस तरीके से एक एच हाइट पे लेके चली गई, और इस डायरेक्शन में उसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी VH दूंगी। पहला केस VH इज लेस देन VC, तो इस तरीके का वो इलिप्टिकल पाथ जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है, ऐसे अर्थ को लग के जाता है। समझ में ये चीज है। इलिप्स के लिए क्या होता है, इलिप्स में दो फोकस होते हैं ना, इस तरीके से। तो हमारी जो अर्थ है ये दूर वाले फोकस इस पे सिचुएटेड है, इस तरीके से। उसके बाद सेकेंड वाला, अगर वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है तो पाथ कैसा होगा, यहाँ पे देखो सर्कुलर अर्थ सेंटर पे है। तीसरा, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये सर्कुलर है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है, इसके वेलोसिटी से क्या है, कम है, इलिप्टिकल रहेगा, पर इस तरीके से बड़ा इलिप्स है, देखो। ओके, देखो यहाँ पे ये तीसरी कंडीशन, दो फोकस है ना यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, इस इलिप्स की बात करें तो इस वाले फोकस पे सिचुएटेड है इलिप्स। दोनों में फर्क समझो, फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में। उसके बाद अगर वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू इसके वेलोसिटी, वापस तो आएगा ही नहीं, और पाथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, पैराबोला, वापस नहीं आएगा, ऐसे जा निकल जाएगा, पूरा गोल घूम के आएगा ही नहीं वापस। और अगर वेलोसिटी जो है वो ज्यादा रहेगी किससे, इसके वेलोसिटी से, तो हाइपरबोला, वापस पूरा अर्थ के अराउंड घूमेगा ही नहीं वो। ये चौथी कंडीशन और ये पांचवी कंडीशन। समझ में ये चीज है। उसके बाद तुम लोगों को क्या याद रखना है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है, √GM/R+ कितना है यहाँ पे H। अगर H इज वेरी 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 मच लेस देन R है, अगर हम उसको बहुत कम हाइट पे लेके जाने के बाद उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं, R बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, तो VC को अंडर रूट क्या हो जाएगा, GM/R, फिर उस GM और R ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसके डालने के बाद क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी आती है, दिस इज द केस, ओके, दिस इज स्पेसिफिक केस हम देख रहे हैं, H बहुत कम है किससे, R से। तो यहाँ पे कितना आता है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, इतने वेलोसिटी से। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या देखना है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का टाइम पीरियड अभी हमें देखना है, सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है,
उसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R प्लस H का क्यूब अपॉन क्या है यहाँ पे GM। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ क्या है यहाँ पे सैटेलाइट। ये सैटेलाइट का क्या है टाइम पीरियड, पूरा गोल घूमने के लिए उसे कितना वक्त लग रहा है, दैट इज R प्लस H का। H हाइट पे वो क्या हो रहा है, उस अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। या फिर किसी, और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड किसके लिए है, फॉर दिस सर्कुलर ऑर्बिट है, ये पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट के लिए टू बी प्रिसाइज। हर ऑर्बिट के लिए नहीं, इलिप्स के लिए नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए नहीं है वो। क्लियर हुई चीजें, ये सिर्फ इसके लिए है। आगे बढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। ओके, लास्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट H हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है और उसको अनबाइंड करना है हमें, किससे, अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से। तो कितने बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू होती है, बस फॉर्मूला याद रखो, 1/2 GM, M अपॉन क्या होता है R पॉजिटिव। M मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट, छोटा मास क्या है मास ऑफ द सैटेलाइट, और यहाँ पे R, R क्या है, R मतलब है यहाँ पे कौन से R प्लस H वहां पे। क्लियर हुई चीजें आपको यहाँ तक एवरीवन, बताओ मुझे पहले। सभी लोग बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। बाकी लोगों का ध्यान नहीं है। हेलो, ओके, RMS मोहाली स्कूल, ओके गुड। एवरीवन, सबने रिएक्ट करना चाहिए, कौन से तरीका हो गया, ठीक है। एक एक दो स्कूल ही रिएक्ट करते हैं मतलब उन लोगों का ही ध्यान है फिर। अभी हमें क्या स्टार्ट करना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्या है, बस बताऊंगी किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ओके। जिसे याद ही नहीं आ रहा है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से मान लो एक रॉड है, इस तरीके से एक रॉड है, इसकी यूनिफॉर्म लेंथ है और मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरी इच्छा हुई कि मैं उसको, मेरी जो फोर फिंगर है या फिर एक उंगली के ऊपर पे मेरी इच्छा हुई मैं उसको बैलेंस करूंगी। हाँ, लाइट वेट है तो कर पाऊंगे ऐसे सोच रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरी उंगली यहाँ पे रख दी नीचे, समझ में ही चीज है, नीचे ऐसे अंदर की तरफ जा रही है मेरी उंगली टैप के अंदर, और ये ऊपर ऐसे रॉड है, ठीक है। उस तरीके से इमेजिन करो, तो कुछ नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, नीचे गिर गया वो। उसके बाद यहाँ पे ट्राई किया, नहीं हो रहा, यहाँ पे ट्राई किया, नहीं किया। थोड़ा सा जजमेंट करके पता चला कि यहाँ पे L/2 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बैलेंस हो गई। मतलब उस रॉड का M मास वी कैन से सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, और उसी पॉइंट पे मैंने उसको बैलेंस किया, तो उसे क्या बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है, और मास सपोज बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे एग्जैक्टली L/2 क्यों आया, बिकॉज उसकी यूनिफॉर्म लेंथ L है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी हमें क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखना है। सेंटर ऑफ मास अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे दो सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास। पहला इज फॉर दी डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए सीखेंगे। और
नेक्स्ट किसके लिए देखेंगे अभी हम लोग, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम और कंटिन्यूअस, और किसके लिए देखना है हमें, कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम के लिए। ओके, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम एंड कंटिन्यूअस, दोनों में क्या फर्क है दोनों सिस्टम में। डिस्क्रीट मतलब देखो समझ में आ जाएगा, ये M1 मास, ये M2 मास, ये M3 मास, ये M4 मास, ये M5 मास, ऐसे अलग 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 मास रखे हुए हैं, दूर 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 इनके बीच में जगह ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं, क्लोजली बाउंड नहीं, इमेजिन किया कि ये एक सिस्टम है पांचों की मिला के। अभी व्हाट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस मतलब जो ऊपर का एग्जांपल लिया देखो, ये रॉड वाला, ये रॉड वाला एग्जांपल, रॉड इज अ कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम, रॉड इज अ कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम, देखो पूरे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है यहाँ पे पैक्ड है, अटैच्ड है, दैट इज कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। समझ में ये चीजें दोनों के लिए भी हमें सीखना है। पहले अभी हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास किसके लिए, फॉर द डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए अभी हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं इस तरीके से। देखो फॉर्मूला बताते, दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3। सबसे पहले स्टेप, मार्क द कोऑर्डिनेट एक्सिस, these are the coordinate axis, this is T 0, 0, this is X and this is Y. Now draw the position vector. What is meant by position vector? Position vector means position of the position vector, देखो जैसे M1 का position vector यहाँ पे R1 है, it say the position of the M1 in the coordinate axis with respect to origin, इसका R3 और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे R2, R2 समझ में ये चीजें, पोजीशन, इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। सेंटर ऑफ मास यही कहीं रहेगा ना, M1 M2 M3, तो थोड़ा सोचे तो सेंटर ऑफ मास यही कहीं पे रहेगा, तो उसका उसका भी जो पोजीशन वेक्टर रहेगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर ऑफ मास यही कहीं रहेगा, उसका पोजीशन वेक्टर मार्क कर लेते हैं। उसको नाम दिया मैंने RCM, उसके कोऑर्डिनेट XCM और YCM जो कि हमें निकालने हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है RCM का, दैट इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस क्या होता है यहाँ पे M3 x3 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे M3। ये जो M1 x1 M2 x2 है दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ मास, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं उसकी पोजीशन, कि जितने भी मासेस है उनका मोमेंट ऑफ मास की समेशन डिवाइडेड बाय सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स है उन सबके एडिशन। ओके, एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये लिखना चाहिए ना, यहाँ पे R1 R2, यहाँ पे क्या आएगा R3, पूरा पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे सबका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। RCM मतलब क्या है यहाँ पे XCM और क्या है यहाँ पे YCM, चलो XCM YCM निकालते हैं। XCM क्या आ जाएगा बताओ, दैट इज आएगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे M3 x3 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ M1 प्लस M2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे M3। YCM कैसे हो जाएगा, M1 Y1 प्लस कैसे आ जाएगा M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस क्या हो गया यहाँ पे M3। समझ में ये चीज है, अगर यहाँ पे XYZ प्लेन में ये होता तो वहां पे ZCM भी हम निकाल लेते, इस तरीके से निकालना है। चलो एक क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करना है। अगर मान लो चार पार्टिकल दिए हैं इस तरीके से, एक दो, ये M1 इक्वल टू दिया है यहाँ पे 1 kg, M2 दिया है यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे M3 दिया है यहाँ पे 3 kg और यहाँ पे M4 दिया है हमें कितना, यहाँ पे 4 kg। और दे आर मेकिंग वन स्क्वेयर एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, सभी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ओके, समझ में ये चीजें, पर दे आर नॉट कनेक्टेड। ओके, तो उसका क्या निकालना है हमें, एक्सियम और वाईसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्टेप कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क करो,
तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क करो। कैसे मार्क करोगे? ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। हमेशा याद रखो कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से मार्क करो कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो है उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर आने चाहिए। इस तरीके से मार्क करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स जो है वो कैसे आने चाहिए? उस सिस्टम के ऊपर आने चाहिए। इस तरीके से उसको क्या करना है? मार्क करना है ज्यादा से ज्यादा। ओके। क्यों? उसके पीछे का रीजन है, बताती हूँ, समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन के वक्त। लेट्स मार्क्स देयर कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0,0 दैट इज द x3 y x4 y4। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x1 y1। देखो ये पूरा का पूरा y एक्सिस के ऊपर है ना, x एक्सिस के ऊपर नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,1 आएगा। इसका क्या आएगा? x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0, क्या आ जाएगा? 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? दैट इज द x3 y3। ये पूरा का पूरा y एक्सिस पे, दैट इज द 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। सॉरी, इसका 1 1 आएगा ना, 1 1। ओके, इसका आ जाएगा 0। क्यों? मैंने ऐसे क्यों किया? क्यों ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर क्यों आने चाहिए? क्योंकि उस केस में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे? उनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 हो जाते हैं। तो 0 होते तो हमारे लिए आसानी हो जाती है ना कैलकुलेशन के लिए। देखो यहाँ पे अभी हम निकालेंगे एक्सीएम। एक्सीएम के लिए क्या यूज करेंगे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? m3 x3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? m4 x4 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे? m1 प्लस m2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? m3 प्लस क्या हो गया यहाँ पे? m4। देखो m1, m1 कितना है? 1। x1 तो 0 है, ये कितना है? 2, और ये कितना है यहाँ पे? 1। m3 कितना है? m3 3 है, और ये कितना है? 1, और ये कितना है यहाँ पे? 4, तो ये क्या है यहाँ पे? 0। एडिशन देखो, 1 प्लस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 टोटल मास। तो ये 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4/10, सॉरी ये 0, ये कितना हो जाएगा? 5/10 दैट इज 1/2। तो एक्सियम कितना आ गया यहाँ पे? एक्सियम इज इक्वल टू आ गया 0.5। समझ में ये चीज है? नाउ मूव टुवर्ड दी वाईसीएम। वही m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4। ओके। और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यहाँ पे सब चीजें मार्क करी है ना मैंने, बस तुम्हें वैल्यू डालनी है। और आंसर क्या आता है? 0. इसका आता है 0.3 आता है। और यहाँ पे जेडसीएम क्या आएगा? 0। जेडसीएम 0 आएगा क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में है। तो इस तरीके से हमें निकालना पड़ता है। पहली स्टेप होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क करो, ठीक है। और मार्क करते समय ऐसे मार्क करो कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर आने चाहिए, क्योंकि फिर उनके कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है यहाँ पे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास बताओ, ठीक है। कंटिन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फॉर द कंटिन्यूअस बॉडी समझते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके, मान लो सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम लोग रॉड का। यूनिफॉर्म रॉड है, ओके। यूनिफॉर्म लेंथ की रॉड है इस तरीके से। इसकी लेंथ कितनी यहाँ पे? इसका डेरिवेशन होता है, पर उस डेरिवेशन हमें नहीं निकालना है। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क कर लिए। देखो यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो मैंने क्या कर लिया? मार्क कर लिया। इसके ऊपर रॉड रखा है ये वाला, ये वाई और एक्स है। पूरा का पूरा रॉड एक्स एक्सिस पे है, ना ही उसकी कुछ थिकनेस है, ना ही कुछ उसकी हाइट है। तो पूरा पूरा रॉड एक्सिस एक्सिस के ऊपर है। तो वाई सीएम और जेड सीएम तो यू ही 0 0 हो गए। और इसका सेंटर ऑफ मास आता है एग्जैक्टली यहाँ से कितना? L/2। L/2 ही क्यों आता है? एक्सियम ये क्या आ गया? एक्सियम 0,0, बिकॉज हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे मार्क किया है। यहाँ पे मार्क करते कोऑर्डिनेट एक्सिस तो यहाँ से डिस्टेंस अलग आता ना, यहाँ से डिस्टेंस क्या आता? अलग आता। तो यहाँ पे मैंने एंड पे रखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके, तो कितना है यहाँ पे? L/2। इस तरीके से अलग अलग शेप के लिए हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अरे एक मिनट रुक जाओ, इसके पहले मैं बताना था मुझे। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास, टू पार्टिकल सिस्टम मतलब यहाँ पे देखो, ये है मेरा M1
और ये है मेरा M2, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, इसी लाइन पे रहेगा। यहाँ से डिस्टेंस R1, यहाँ से डिस्टेंस क्या रहेगा R2। अगर मुझे R1 निकालना है, मैं यूज करूंगी फॉर्मूला M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे R, और यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे R। यहाँ पे अगर दोनों का रेशियो लो तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 आएगा। मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना मास ज्यादा रहता है उतना R कम रहता है। सीधी सी बात है यार, अगर इसका मास ज्यादा रहेगा तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्ट होगा ना, और कम रहेगा तो दूर रहेगा। तो जितना मास ज्यादा उतना सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ क्या रहता है, शिफ्ट रहता है। क्लियर हुई चीज है। तो ये इसके लिए आगे बढ़ते हैं। रॉड के लिए अभी हमने देखा कंटिन्यूअस, अगला अभी हम देखेंगे सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। दूसरा सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अभी हम देखेंगे, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग, देखो इस तरीके से हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये उसका सेंटर है, और ये उसकी क्या है, इस तरीके से रेडियस है। क्लियर हुई चीज है। तो यहाँ पे उसका कुछ सेंटर ऑफ मास होता है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। डिराइव नहीं करना है, उसका एक्सियम क्या है यहाँ पे 0, वाईसीएम जो है दैट इज इक्वल टू, जो हमारा वाईसीएम है दैट इज इक्वल टू कितना आता है 2r बाय क्या होता है यहाँ पे पाई, कितना होता है 2r बाय पाई। यहाँ पे 2r बाय पाई, ये हमने सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या किया है, फाइंड आउट किया है। आगे बढ़ते हैं। मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर अभी हम देखेंगे कल, उसमें हम हर एक अलग अलग शेप, मतलब कौन सा अभी रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, उसके बाद रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, स्क्वायर की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, कोन की बात कर लेते हैं, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, या फिर हेमिस्पेरिकल शेल, या फिर सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। उनके लिए जो है हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। यहाँ तक चीजें जो है आपको आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया, 11 का जो टॉपिक इंपॉर्टेंट था वो हमने कवर किया है। क्लियर हुआ एवरीवन। ठीक है, ओके, गुड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।